प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट के अंतर्गत विशेष करके अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं अर्थव्यवस्था के विभाजक क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रकृति को समझना, उसके क्षेत्रवार विभाजन को समझना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इसके बिना हम अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारियों को आगे नहीं ले जा सकते। तो आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। दरअसल हम लोग इसमें देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और किन अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक अर्थव्यवस्था को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्पादन स्वामित्व के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के कितने भेद होते हैं, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, तो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन कैसे करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है विशेष करके बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि विश्व बैंक ने कैसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को विभाजित करने का योगदान दिया है। फिर अंत में यह देखने का कोशिश करेंगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में विभाजित होती है। सामान्य तौर पर यह प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित होती है। इससे हमें अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा कि खास करके जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित है। अगर है तो इसका झुकाव किस तरफ है विगत के वर्षों में। दूसरी चीजें हम लोग इस आधार पर इसे देखने करेंगे, क्या भारत विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है या विकासशील या फिर अल्प विकसित अवस्था में पड़ा हुआ एक देश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विश्लेषण, उसके नेचर को समझने की कोशिश हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। अब इस टॉपिक के अंतर्गत जब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इन मानदंडों को जरा हम लोग खोलने की कोशिश करें कि वे कौन कौन से चीजें हैं जिससे अध्ययन के शुरुआती दौर में खोला जाए। एक छोटा, संक्षिप्त और प्रभावशाली नोट्स मैंने कोशिश किया है कि आपके सामने लाया जाए, ताकि आपको अध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, बहुत कॉमन सा वर्ड है। अर्थव्यवस्था का शब्द, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात धन का शास्त्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में 5 मुख्य पिलर होते हैं जिनके दम पर हम अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं। वे होते हैं मूल रूप से अगर देखा जाए तो एक उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण, चौथा विनिमय और चौथा पांचवा लोकवित्त। मतलब उत्पादन, उपभोग मतलब जो लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट को, वितरण मतलब उसका कैसे फैलाव किया जाए खास करके, और विनिमय लेन देन का तरीका क्या हो, और लोकवित्त इस पूरे काम को करने में रुपए पैसे का कैसे समायोजन किया जाए। ये 5 तत्व मिलकर के अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति अगर शब्द वाइज देखा जाए तो कैसे हुआ। तो अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द जो है आइकोनोमिया के जरिए हुआ है, जिसकी उत्पत्ति आइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध, यानी घरेलू प्रबंध से ही अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति बहुत छोटे स्तर पर, अर्थात अर्थव्यवस्था में घरेलू वित्त का प्रबंधन देखा जाता है। अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र एक साइंस है लेकिन वेल्थ का, धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन इसे एक कदम आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार और मानव की जरूरतों, मानव की इच्छाओं और मानव के पास उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। निसंदेह रॉबिन्सन ने इन दोनों की परिभाषाओं को आपस में समायोजित करने की कोशिश की है, परंतु इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं।
एडम स्मिथ को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी वेल्थ ऑफ नेशन जो है 1776 से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के उत्पत्ति का श्रेय निसंदेह एडम स्मिथ को है, जिन्होंने लेसेस फेयर जैसी थ्योरी दी और वेल्थ ऑफ नेशन जैसी पुस्तकें लिखी। अर्थव्यवस्था के उद्भव में 2-3 चीजें और किताबों के नाम आपने अभी अल्फ्रेड मार्शल को देखा, रॉबिन्सन को देखा, और अब जे.एम. किम्स को देखिए। अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1819 में पब्लिश हुई। रॉबिन्सन की पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंसेज जो 1932 में आया, और किन्स की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। इन 3 लोगों ने अर्थशास्त्र को आधुनिक बनाने में काफी हद तक योगदान दिया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या हैं, तो अर्थशास्त्र की शाखाएं 2 भागों में बटी हुई हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि को मैक्रो बोलते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। देखिए दोनों में बहुत ही मामूली सा डिफरेंसेस पाया जाता है, और वह डिफरेंसेस क्या है। तो इस क्रम में समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय क्या है, मुद्रा की स्थिति क्या है, रोजगार, सामान्य कीमतें, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत एक छोटी आर्थिक इकाइयों से संबद्ध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मांग, उत्पादन, कीमत निर्धारण, मानव की आर्थिक आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने वाले कारक इत्यादि की चर्चा की जाती है। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें राष्ट्र में होने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र आप ऐसे समझ सकते हैं इस पूरी परिभाषा से बाहर निकल करके कि अगर एक कंपनी, रिलायंस कोई कंपनी है और उस कंपनी के टोटल कारोबार और के बारे में स्टडी करना, अगर उसे भी छोटी इकाई पतंजलि आईएएस एकेडमी को मान लीजिए, तो एक फर्म या कंपनी का स्टडी करना, इसकी जरूरतें, इसकी आवश्यकताएं, इसकी पूर्ति, इसका पूरा मैकेनिज्म, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है जब हम किसी छोटे इकाई की बात करते हैं तो। लेकिन जब अर्थव्यवस्था के होलिस्टिक प्रभाव, इफेक्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये पार्ट कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र का। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं उत्पादन स्वामित्व, मतलब अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन। उत्पादन वस्तु का भी हो सकता है, उत्पादन सेवा का भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन का स्वामी कौन होगा, वस्तु जो पैदा हुआ बाजार में उसका मालिक कौन है, उस स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी, और तीसरा अर्थव्यवस्था का रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक निसंदेह अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किन्स को माना जाता है। लेकिन एडम स्मिथ को जिन्हें पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखने का मौका मिला, और एज ए कंट्री अमेरिका पहला ऐसा देश हुआ जिसने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। इस अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि इसमें जो है अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी होती है। उत्पादन का जो स्वामी होता है वो अधिक से अधिक लाभ के लिए काम करता है। ऐसे में वहां के मजदूरों का वह शोषण करने वाला उपक्रम बन करके रह जाता है। सरकार भी यहां पर मुखदर्शक रहती है क्योंकि वह बाजार अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। किन मानदंडों के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान की जानी चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ एडम स्मिथ और इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। विश्व में अमेरिका यानी जिसे हम लोग पूरे रूप में कहते हैं यूएसए विश्व का पहला पूंजीवादी देश था। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या है? अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति, मतलब अर्थव्यवस्था स्वतः नियंत्रित होती है और इसमें राज्य की भूमिका नहीं के बराबर होती है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, इकोनॉमी स्वतंत्र चलेगी तो कैसे देखा जाएगा?
तो इस संदर्भ में लोग बोलते हैं, एडम स्मिथ का भी मानना था कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगितापूर्ण वातावरण रहता है, कंपटीशन रहता है। कई कंपनियां प्रोडक्शन बना रही हैं, तो कीमतें कैसे घटेंगी, पब्लिक को लाभ कैसे मिलेगा। तो कंपनियों में आगे बढ़ने की होड़ होगी और वे क्या करेंगी, कीमतों को गिराते रहेंगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसी प्रकार क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगा, तो जो कंपनी अच्छी क्वालिटी और मिनिमम कीमत पर वस्तुएं प्रदान करेंगी उसे ही पब्लिक खरीदेगी। यानी कंज्यूमर के पास बहुत सारी कंपनियों का विकल्प होता है और ऐसे में कंज्यूमर उन वस्तुओं को खरीदता है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जिनका प्राइस भी कम हो। तो बाजार में कंपटीशन एक अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, परंतु यह पूरी बाजार को रोटेट करने, पूरी बाजार व्यवस्था को चलाने और उसमें सुधार करने की ताकत रखता है। इसी बात को उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया। बाजार अर्थव्यवस्था का इससे विकास होता है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक व्यक्ति ने क्या संपत्ति अर्जित की है, यानी संपत्ति का मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी क्षेत्रों के हाथ में रहता है और कतिपय मामलों में ही उसे रेगुलेट करने का काम राज्य के द्वारा किया जाता है। सरकार की कोई आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन, आपूर्ति, वितरण में शामिल होती है। कहने का अर्थ है कुल मिला करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई व्यक्ति एक कंपनी खोलता है, कंपनी का वह खुद मालिक होता है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी बाजार में विक्रय करती है और कंपनी अधिकतम लाभ कमाती है और इस पूरे कारोबार में राज्य की भूमिका गौण हो जाती है। आप देखिए कई बड़े देश, अमेरिका वगैरह को आप ऐसे भी देखते होंगे, उनके पास बड़ी से बड़ी विमानन करने वाली कंपनियां, रक्षा क्षेत्र की कंपनियां सभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रों का दौरा करते हैं ताकि वे अपने कंपनी के लिए बाजार विकसित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर राज्य रेगुलेशन जैसे कामों में या तो भाग लेगा या तो वैश्विक व्यापारिक मंच उपलब्ध कराने का काम करता है, लेकिन उत्पादन पर लगभग निजी क्षेत्र का ही नियंत्रण रहता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य दोष है कि इसमें पूंजीपति अधिकतम लाभ तथा बाजार की जरूरतों के लिए उत्पादन करते हैं। मतलब बाजार में जो बिकेगा वही बनेगा सिद्धांत के तहत, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों का अधिक शोषण होता है और आम आदमी के बुनियादी आवश्यकताओं की इसमें उपेक्षा कर दी जाती है। अगर देखा जाए विश्व में तो यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी राष्ट्र के उदाहरण हैं। इसमें आप जापान को भी रख सकते हैं, इटली को भी। अधिकतर यूरोपियन कंट्री इसी मॉडल पर काम करती हैं जो समाजवादी खेमे से बाहर है। अब बात करते हैं समाजवादी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को तकनीकी तौर पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे कोई लोग इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलता है तो कोई साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोलता है। तो कई लोगों के द्वारा इसे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो कोई इसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहता है। तो कई बार इसके आलोचक, क्रिटिसाइजर इसे राज्य पूंजीवाद का नाम दे देते हैं। इस अर्थव्यवस्था में ठीक एक पूंजीवादी मॉडल का बिल्कुल विपरीत है, उसके अगेंस्ट है। अगर पूंजीवादी मॉडल में उत्पादन, वितरण, बाजार पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल था, तो यहां सब कुछ सरकार के हाथों में कंट्रोल हो जाएगा। इस आर्थिक पद्धति का बोल्शेविक क्रांति के उपरांत पहली बार सोवियत संघ में उदय हुआ। मतलब पहला देश जिसने समाजवादी मॉडल को अपनाया या साम्यवादी मॉडल को, वह देश था सोवियत संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर, जिसका प्रतिनिधित्व आज की डेट में, क्योंकि 1991 में यह 15 देशों में विभाजित हो गया, तो रसिया कर रहा है, जिसकी सैद्धांतिक जड़ें जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों में थी। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ही समाजवादी मॉडल को दुनिया के सामने रखा था। इस आर्थिक प्रणाली का मूल भाव पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। मतलब यह पूंजीवाद के रिएक्शन में आया है, जो पूंजीवाद के पूर्णतः विपरीत था, उसके मॉडल से बाहर था। अगर बात किया जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था दो प्रारूपों में विभाजित हुई। एक प्रारूप जो है यह हमें देखने को मिला सोवियत संघ में, जबकि इसका दूसरा मॉडल हमें चीन में देखने को मिला।
अगर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में अध्ययन करें कि सोवियत संघ और चाइना के समाजवादी एवं साम्यवादी मॉडल में क्या भिन्नता है और क्या समानता है, तो चीन के समाजवादी मॉडल की विशेषता थी कि इसमें श्रम को भी शामिल किया गया था, जबकि वही सोवियत संघ में श्रम पर श्रमिकों का स्वामित्व होता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके आधार पर आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक संसाधन जो भी हैं सब पर सरकार का स्वामित्व है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां, मांग आपूर्ति, कंपटीशन जैसे तत्व गायब होते हैं जो पूंजीवादी मॉडल में प्रमुखता से छाए हुए थे। उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। कितना प्रोडक्शन होगा, कहां होगा, किसको दिया जाएगा, सब कुछ सरकारें तय करती हैं। संपत्ति के ऊपर निजी स्वामित्व की कोई अवधारणा नहीं होती, मतलब संपत्ति निजी चीज है ही नहीं। जो भी है संपत्ति वह सब सरकार का ही है, ऐसा माना जाता है इस अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य दोष क्या है, तो इस अर्थव्यवस्था का मुख्य दोष है कि इसमें प्रतियोगिता का अभाव होने की, व्यक्तिगत क्षमता एवं योग्यता की उपेक्षा होने के बाद में अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ जाती है। दुनिया में अगर देखा जाए तो रसिया, चाइना, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया वे कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने समाजवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया, परंतु ये सभी देश वर्तमान में अपने समाजवादी मॉडल को खत्म करते हुए और उसकी जगह पर अगर देखा जाए तो पूंजीवाद की ओर लगभग झुक गए हैं। यानी वर्तमान दौर जो है वह पूंजीवाद का ही सुव्यवस्थित दौर है और इस दौर में समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था के लोग हों, सब उसी क्षेत्र में पलायन करते चले जा रहे हैं। राज अर्थव्यवस्था को अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोग इसे केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, सेंट्रलाइज इकोनॉमी, तो कुछ लोग बोलते हैं केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था यानी सेंट्रलाइज प्लान्ड इकोनॉमी, गैर बाजार इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और आलोचक तो इसे स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं। दरअसल आप ये बात जाने, पूंजीवाद में कई पूंजीपति विकसित हुए। जो नियोजक वर्ग थे इन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई। इनका एक ही उद्देश्य था, बाजार से अधिकतम लाभ कमाना। ऐसे में उस क्षेत्र में श्रमिकों का घोर शोषण हुआ। श्रमिकों के अत्याचार की कथाओं से कई किताबें पढ़ी हुई हैं। ऐसे में समाज में मानवीय मूल्यों का विकास हुआ और उस मानवीय मूल्यों से समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था उन मानवीय मूल्यों का परिणाम थी। ऐसे में जहां समाजवाद आया वहां पर सब कुछ सरकार के हाथों में चला गया, उत्पादन, वितरण, सब कुछ। अब यहां पर यह बात थी, अगर इसके चरम चीजों को देखना चाहते हैं कि चरमोत्कर्ष के रूप में अर्थव्यवस्था किस रूप में जानी गई, तो एक लाइन में हम लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वैसे तो समाज पर दिन भर का लेक्चर भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी इसमें एक जो मुख्य बात अपनाई गई जो इसके चरमोत्कर्ष को दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा इस मॉडल को, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना था कि दुनिया भर में दो ही समुदाय रहे हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। इसे ऐतिहासिक कालक्रम में वे व्याख्या करते थे कि प्राचीन काल में यह रिश्ता स्वामी और दास का कहलाता था। मध्यकाल में यह जमींदार और किसान के रूप में देखने को मिला और आधुनिक काल में यह पूंजीपति एवं श्रमिक के रूप में देखने को मिलता है। अतः उन्होंने श्रमिकों की सत्ता का आह्वान किया था कि श्रमिकों के साथ शोषण न हो। यहां पर इन बातों को बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए हूं और ये बी व्यक्ति है। अगर मैं मान लीजिए इनके घर में एक ही व्यक्ति है खाने के लिए और इनमें काबिलियत बहुत है, अगर इनके द्वारा प्रत्येक दिन 500 रुपए का इनकम किया गया, लेकिन अगर इन्हें खाने वाले लोग घर में नहीं है, 5 रुपए से इनका काम चल जाता है, तो इनसे काम 500 रुपए का लिया जाएगा, लेकिन इन्हें आपूर्ति 5 रुपए की जाएगी। अगर मेरे साथ एक कंडीशन बदल जाए और उस कंडीशन में अगर हम देखें कि मैं कोई काम नहीं करूं और मेरे पास 10 बच्चे हैं, फैमिली का बोझ है, फैमिली के मेंबर मिलके सारे सदस्य मिलके 15 मेंबर हो सकते हैं, सारे के सारे काम करने के लायक नहीं है, परंतु फिर भी अगर मुझे डेली 500 रुपए की जरूरत है तो मैं प्रोडक्शन में 5 रुपए का भी भागीदार नहीं हूं, फिर भी 500 रुपए मुझे मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। अर्थव्यवस्था में शुरुआत में ये जो ताकतें थी वो शोषण विहीन समाज का निर्माण कर रही थी,
परंतु अगर कल्पना कीजिए कि ये व्यक्ति रोज 500 रुपए कमाता है और इसे 5 रुपए ही सरकार से मिलता है, तो वो 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक राष्ट्रभक्ति के नाम पर यह धंधा करता रहेगा। परंतु एक दिन जब इसकी इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, इसके लिए कोई नई दुनिया सृजन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसमें परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो इसका मनोबल गिरता जाएगा और धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को संकुचित करता चला जाएगा। अंततोगत्वा क्या होगा कि अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से देखा जाएगा। रशियन अर्थव्यवस्था में भी यही हुआ। राष्ट्रभक्ति के नाम पर शुरू में लोगों ने अपने व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन कर दिया। तरक्की क्या चीज होती है, कंपटीशन क्या चीज होता है, बाजार क्या चीज होती है, क्वालिटी किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, ये तत्व धीरे धीरे बाजार अर्थव्यवस्था से गायब हो गए। अंत क्या हुआ? जब अंत हुआ तो समाजवादी अर्थव्यवस्था धड़धड़ा कर गिर गई। ऐसे में वहां पर एक नई अर्थव्यवस्था जन्म ली जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रित लक्षण देखे जाते हैं। चीन ने भी ऐसा ही किया। 1980 के दशक के बाद चीन ने समाजवादी मॉडल की ओर अपना झुकाव, समाजवादी मॉडल से अपना झुकाव पूंजीवाद की ओर किया और धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। इसका अंततोगत्वा ऐसा परिणाम निकला कि दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संभल गई, रसिया और चाइना की, और वे सीमित पूंजीवाद के साथ समाजवादी मॉडल को लिए हुए आगे चलती चली जा रही हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वह तृतीय क्षेत्र है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो एक क्यों उत्पन्न हुआ? दरअसल आप इन चीजों को इस नजरिए से देखें, क्या हो रहा है उन चीजों को। दुनिया में पूंजीवादी मॉडल बहुत पहले से चला आ रहा था। इंग्लैंड उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। इंग्लैंड से रास्ते अमेरिका और बाकी देश भी इस मॉडल को अपना करके अपनी अर्थव्यवस्था से वैश्विक बाजार को चला रहे थे। उन्होंने विश्व भर में साम्राज्यवाद का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1917 में रशियन क्रांति हुई और समाजवादी मॉडल आया जिसमें पूंजीवाद को खुल्लम खुला चुनौती दिया गया। परंतु इन सब के बीच हमने देखा कि 1914 से 1919 तक 5 वर्षों तक लगभग प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल चला। इस प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। 1929 के दशक में आते आते तक पूरा विश्व भयंकर मंदी के चपेट में चला गया। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को उबारना निस्संदेह एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया। इसी दौर में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने एक नया मॉडल दिया जिसमें कहा कि राज्य की भूमिका बढ़े और पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मॉडल एक ही राज्यों में लागू किया जा सकता है। यानी कुछ बहुत आवश्यक जो चीजें हैं वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए और बाकी मानवीय जरूरतों की चीजों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाहिए। मतलब अर्थव्यवस्था में जब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों सामंजस्य बना करके सह अस्तित्व की भावना से काम करेंगे तो यह मंदी छट सकती है। उसी मॉडल को दुनिया के कई देशों ने अपनाया। खास करके कहते हैं कि 1947 के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अफ्रीका, एशिया की ताकतें लगातार आजाद हो रही थी। इन ताकतों के लगातार आजाद होने के क्रम में इनके द्वारा जो मॉडल अपनाया गया उस समय उनके पास दो दुविधाएं थी। पहले वे रसिया मॉडल के प्रति भी आकर्षित थे क्योंकि रसिया ने उसकी योग्यता साबित की थी और पूंजीवादी मॉडल तो उन्हें विरासत में ही मिला हुआ था। ऐसे में इन लोगों ने किसी एक महाशक्ति को दुखी करने के बजाय दोनों के ही मिश्रित रूपों को अपनाना बेहतर समझा। उद्देश्य साफ होता था कि दोनों ताकतों से आर्थिक सहयोग मिले, तकनीकी सहयोग मिले ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अभिलक्षणों को कि पूंजीवाद और राज्य अर्थव्यवस्था के तत्व और विचारों के सम्मिश्रण से इस आर्थिक प्रणाली का उद्भव वास्तव में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान स्वरूप प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से उत्पन्न हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात विकासशील देश जिसे थर्ड वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं का सबसे मनपसंद आर्थिक मॉडल बना। इस आर्थिक प्रणाली की मूलभूत विशेषताएं निम्न थी। वे क्या विशेषताएं हैं उनको देखिए। आर्थिक संसाधनों पर राज्य एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों का स्वामित्व होगा। कुछ आर्थिक क्रियाएं सिर्फ सरकार के नियंत्रण में होंगी तो कुछ सिर्फ निजी हाथों में। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक गतिविधियों में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ संलग्न हो सकते हैं
जिसे ज्वाइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र कहा जाएगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था राज्य के अधीन होनी चाहिए, तो कुछ स्वतंत्र भी रहेंगे। अर्थव्यवस्था में सरकार सीमित हस्तक्षेप करेगी और इसका उद्देश्य होगा लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, वेलफेयर इकोनॉमी स्टेट की स्थापना करना। इसके अंतर्गत पेयजल, चिकित्सा, साफ सफाई, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर भी राज्य प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन सभी गुणों का विकास होना चाहिए। फ्रांस द्वारा 1940 के पूर्वार्ध में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के तौर पर अपनाया गया। वर्तमान समय में भारत सहित कई विकासशील देश इस आर्थिक मॉडल को अपनाए हुए हैं और चला रहे हैं।